हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। तो स्वागत है आपका इस स्पेशल क्रैश कोर्स में, जिसमें हम आज देखेंगे एनिमल किंगडम। फ्रेंड्स, हम इस क्रैश कोर्स में बायोलॉजी के हर टॉपिक का एक शॉर्ट रिवीजन करेंगे और साथ ही इसके शॉर्ट नोट्स भी आपको मैं बनवाऊंगा। फ्रेंड्स, इन शॉर्ट नोट्स में एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन कवर की जाएगी और उसके हर कंसेप्ट को इन शॉर्ट नोट्स में कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं हम आज के इस चैप्टर का, जो हमारा चैप्टर का नाम है एनिमल किंगडम। हम इससे पहले प्लांट किंगडम देख चुके हैं और अब देखेंगे एनिमल किंगडम, या फिर हिंदी में इसको बोलते हैं प्राणी जगत। तो प्राणी जगत के बारे में हम देखेंगे कि इसको किस तरह से क्लासीफाई किया गया है और कौन कौन से आगे फाइलम है जिनमें आगे जो एनिमल किंगडम है उसको क्लासीफाई किया गया है। तो पहले हम देखेंगे कि किस किस बेसिस पे आगे हमको जो एनिमल किंगडम है उसको क्लासीफाई करना है। तो देखेंगे क्या बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब कि जो क्लासिफिकेशन वर्गीकरण के आधार होंगे आगे किस तरह से हम इसको वर्गीकरण करेंगे, वो कौन कौन से हैं। तो पहला तो हमारा है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि संगठन का स्तर। संगठन का स्तर मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म है वो किस लेवल की ऑर्गेनाइजेशन शो करता है। मतलब कि ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 3 टाइप से होता है। किस तरह से होता है 3 टाइप से? तो ये 3 टाइप से होता है। एक होता है सेल्यूलर, कोशिक मतलब कि सेल्यूलर मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म है उसमें सिर्फ सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, मतलब कि सेल्स होती हैं वो ही अपना फंक्शन शो करती हैं, उसमें टिश्यू लेवल या ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है। फिर क्या है, सेल्यूलर के बाद दूसरा है टिश्यू लेवल। यह है सेल्यूलर लेवल, हिंदी में इसको बोलते हैं कोशिकीय स्तर का। और टिश्यू लेवल मतलब कि ऊतक स्तर, टिश्यू को बोलते हैं हिंदी में ऊतक स्तर। तो ऊतक स्तर मतलब कि इसमें क्या होता है, जो सेल्स होती हैं वो ऑर्गेनाइज होकर के संगठन बना के एक टिश्यू का फॉर्मेशन कर लेती हैं, जो टिश्यू आगे वर्क करता है। मतलब कि जो सेल्स हैं वो कंबाइंड फंक्शन करती हैं एज अ टिश्यू। फिर आगे हमारा जो 3rd टाइप का होगा वो कौन सा है, वो है ऑर्गन लेवल मतलब कि बहुत सारे टिश्यू क्या होंगे, बहुत सारे जो टिश्यू होंगे वो एक साथ वर्क करेंगे और एक ऑर्गन की तरह फंक्शन करेंगे। एक ऑर्गन की तरह फंक्शन करेंगे, वो हो गया ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन को हिंदी में बोलते हैं अंग। और फिर 4th क्या होगा, ये ऑर्गन लेवल है, तो फिर आएगा ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन सिस्टम लेवल मतलब कि जो ऑर्गन है, जो अंग है, वो आगे चल के बहुत सारे ऑर्गन क्या करेंगे, एक साथ मिलकर के फंक्शन करेंगे। बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ कंबाइन फंक्शन करते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि बहुत सारे जो ऑर्गन्स होंगे एक साथ वर्क करेंगे किसी कार्य को करने के लिए, एक वर्क को करने के लिए, तो वो हो जाएगा ऑर्गन सिस्टम लेवल। हम इनके एग्जाम्पल भी देखेंगे कि किस फाइलम में सेल्यूलर पाया जाता है, टिश्यू पाया जाता है, किस में ऑर्गन सिस्टम है और किस में ऑर्गन सिस्टम लेवल और किस में ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। फिर क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम। फ्रेंड्स, डाइजेस्टिव सिस्टम के बेसिस पर भी हम इनको एनिमल्स को क्लासीफाई करते हैं। तो वो किस तरह से करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के हिसाब से हम ये देखते हैं कि उनमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। कंप्लीट मतलब कि अब डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको हिंदी में बोलते हैं पाचन तंत्र बोलते हैं। और ये इसमें हम दो तरह से क्लासीफाई करते हैं। किस तरह से, एक इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम एंड कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इसका मतलब क्या है कि इनमें पूर्ण, जो इनकम्प्लीट का मतलब है अपूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है। अपूर्ण पाचन तंत्र का मतलब होता है कि इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि वो एक ही तरफ से क्या करते हैं, जिस जगह से वो भोजन को अंदर लेते हैं उसी जगह से भोजन को बाहर निकालते हैं। तो इनमें क्या होता है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है और उसे बोलते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या होता है, इसमें जो भोजन है वो जिस जगह से अंदर जा रहा है उसी जगह से बाहर निकलता है। लेकिन कंप्लीट में क्या होता है, ये फुली डेवलप डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जिसमें क्या होता है, एक तरफ से फूड एंटर करता है और दूसरी जगह से फूड आफ्टर डाइजेशन पचने के बाद बाहर निकल जाता है। इसको बोलते हैं पूर्ण डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर पाचन तंत्र और अपूर्ण पाचन तंत्र। इसके एग्जाम्पल हम बाद में देखेंगे। फिर क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो फ्रेंड्स, सर्कुलेटरी सिस्टम के बेसिस पे 2 तरह से डिवाइड करते हैं इसको भी, एक ओपन एंड दूसरा क्लोज।
ओपन और क्लोज किस तरह से? तो फ्रेंड्स सर्कुलेटरी सिस्टम, इसको हिंदी में बोलते हैं परिसंचरण तंत्र। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें ओपन और क्लोज इस तरह, इसमें दो तरह से देखते हैं, एक ओपन एंड दूसरा क्लोज। ओपन एंड क्लोज, ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या है? तो फ्रेंड्स ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है, पहले आप क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब समझिए। क्लोज का मतलब है जैसे कि हमारी बॉडी में क्या होता है, हार्ट जो है ब्लड को पंप करता है तो वो क्या आर्टरी में जाता है, आर्टरी से कैपिलरी में, और कैपिलरी से वापस कहाँ आता है, वेन्स में आता है, और वेन्स से वापस हार्ट में आता है। तो ये क्या है कि ब्लड आर्टरी के थ्रू गया, कैपिलरी से होता हुआ, वेन्स से होता हुआ फिर से हार्ट में आ गया। मतलब कि क्या है, पाइप, एक तरह से हमारी आर्टरीज पाइप की तरह काम कर रही है। मतलब जो ब्लड है वो हमारा एक तरह से पाइप में फ्लो हो रहा है। मतलब ये क्या है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। मतलब एक पाइप में फ्लो होता है ब्लड। लेकिन इसका अपोजिट क्या होता है, ओपन में। ओपन में क्या होता है कि हार्ट जो है वो ब्लड पंप करता है और पूरा ऐसे छोड़ देता है। मतलब पूरी जो सेल्स होती हैं वो ब्लड में ही नहाती रहती हैं, मतलब कि ब्लड में डूबी हुई रहती हैं। तो वो क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब है कि उसमें ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती, ब्लड की वेसल्स, इसीलिए उसे बोलते हैं ओपन। और एक होता है क्लोज, जिसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज पाई जाती हैं। फिर क्या है, सिमेट्री। सिमेट्री कैसी होती है? तो फ्रेंड्स सिमेट्री के बेसिस पर हम 3 टाइप से डिवाइड करते हैं, 3 तरह से सिमेट्री। इसको हिंदी में बोलते हैं सममिति। सममिति मतलब कि ये 3 तरह से होती है। एक होती है एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक मतलब होता है कि पहले सिमेट्रिक का मतलब समझिए। सिमेट्रिक मतलब है कि किसी चीज़ को हम किसी एक जगह से कितने हिस्सों में, मतलब हम किसी चीज़ को कहीं से काटें तो उसे कितने, मतलब हम किसी चीज़ को 2 बराबर हिस्सों में कितनी जगह से काट सकते हैं, वो होती है उसकी सिमेट्री। या फिर सममिति मतलब कि कोई सी चीज़ है जैसे बॉल है तो हम उसको कितनी जगह से इक्वल पीसेज में काट सकते हैं, तो यह उसकी सिमेट्री होती है। तो सिमेट्री हम तीन तरह से देखते हैं। क्या है, एक तो एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक का मतलब है कि जिसमें हम उस चीज़ को किसी भी जगह से हम इक्वल भागों में नहीं, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। इक्वल पार्ट्स में मतलब कि जैसे कोई आड़ी टेढ़ी चीज़ है तो उसको आप कहीं से भी काट लीजिए तो वो बराबर 2 हिस्सों में नहीं कटेगी। तो 2 हिस्सों में नहीं कटेगी, इसीलिए उसको बोलते हैं एसिमेट्रिक। तो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एसिमेट्रिक होते हैं, मतलब उनको आप कहीं से भी काटने को प्रयास करेंगे तो वो बराबर 2 हिस्सों में नहीं कटेंगे। आप उन्हें काट तो सकते हैं लेकिन बराबर इक्वल पार्ट्स में, समान भागों में नहीं काट सकते, इसीलिए उसे बोलते हैं एसिमेट्रिक। फिर क्या है, नेक्स्ट हमारा दूसरा क्या रहेगा, रेडियली सिमेट्रिक। रेडियली सिमेट्रिक, रेडियली सिमेट्रिक, रेडियली सिमेट्रिक हिंदी में उसको बोलते हैं आर्य सम्मिति। आर्य सम्मिति, आर्य सम्मिति का मतलब है कि उस चीज़ को, जो ऑर्गेनिज्म है, जो चीज़ है, उसको हम किसी भी जगह से, मतलब किसी भी जगह से उसको हम बराबर 2 इक्वल पार्ट्स में काट सकते हैं। किसी भी जगह, जैसे कि बॉल ले लीजिए, बॉल को आप इस तरफ से काटिए, इस तरफ से काटिए, कहीं से भी आप काटेंगे तो बराबर 2 हिस्सों में कट जाएगी, या फिर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, इसीलिए बोलते हैं। तो जो इस तरह की सिमेट्री होती है उसे बोलते हैं रेडियल सिमेट्री, या फिर रेडियली सिमेट्रिक जो होते हैं उसे बोलते हैं रेडियल। जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ऐसे, उन्हें बोलते हैं रेडियली सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स। और ऑर्गेनिज्म है तो रेडियली सिमेट्रिक ऑर्गेनिज्म। फिर क्या है, नेक्स्ट जो होगा वो होगा बाइलेटरल। बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब है कि हम उस चीज़ को, कोई सी भी चीज़ ले लीजिए, हम उस चीज़ को क्या करेंगे, अगर हम काटने का प्रयास करेंगे तो कोई एक ही जगह होगी जिससे हम उस चीज़ को 2 हिस्सों में काट सकते हैं। बाइलेटरल, जैसे कि अब मान लीजिए, जैसे इंसान को मान लीजिए, अभी हम ही अपने आप काटें तो हम यहाँ से, इस प्लेन से अगर हम काटेंगे तो हम क्या इसी जगह से 2 हिस्सों में कट सकते हैं, बराबर 2 हिस्सों में, एक लेफ्ट और एक राइट। तो इस तरह से ये एक प्लेन है, हम जिससे जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो सिर्फ मिड लाइन से क्या कर सकते हैं, 2 प्लेन्स में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सकते हैं, तो वो होते हैं बाइलेटरली सिमेट्रिक। तो इस तरह से होते हैं। इसके अलावा अब ह्यूमंस जो है आप और किसी जगह से 2 हिस्सों में नहीं काट सकते, तो इसीलिए ये क्या हो गया, बाइलेटरल सिमेट्री। फिर क्या है, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होता है, तो फ्रेंड्स देखिए क्या होता है, जब किसी भी ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होता है तो वो क्या है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है। तो एम्ब्रियो में
जो डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक यूज़ किया गया है वो यूज़ किया गया है कि जो उस ऑर्गेनिज्म का जो एम्ब्रियो है उसमें कितनी जर्म लेयर्स पाई जाती हैं, कितनी जर्म लेयर्स पाई जाती हैं। तो फ्रेंड्स उस बेसिस पे दिया जाएगा ये। अगर डिप्लोब्लास्टिक है, डिप्लोब्लास्टिक का मतलब कि उसके जो एम्ब्रियो है उस एम्ब्रियो में 2 जर्म लेयर्स पाई जाती हैं, एक एक्टोडर्म और एक एंडोडर्म, उनमें मीजोडर्म नहीं पाई जाती। जनरली क्या होता है, जो डेवलप ऑर्गेनिज्म होता है, डेवलप जो एनिमल होता है उसमें उसके एम्ब्रियो में 3 जर्म लेयर्स पाई जाती हैं। कौन कौन सी? एक एक्टोडर्म, एंडोडर्म और एक मीजोडर्म, 3 लेयर्स होती हैं जर्म लेयर्स। लेकिन जो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं उनमें 2 ही जर्म लेयर्स पाई जाती है। कौन कौन सी? तो डिप्लोब्लास्टिक में क्या होता है, एक तो एक्टोडर्म होती है, एक्टोडर्म, फिर एंडोडर्म। एक्टोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म को हिंदी में बोलते हैं बाह्य त्वचा और एंडोडर्म को बोलते हैं अंतः त्वचा, मतलब कि अंदर वाली स्किन, और इसको एक्टोडर्म को बोलते हैं बाह्य त्वचा, मतलब बाहर वाली स्किन। तो ये हो गया। इसमें क्या होता है, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में जो मीजोडर्म होती है वो मीजोगिलिया के फॉर्म में होती है, मतलब मीजोडर्म डेवलप नहीं होती उनमें डेवलप नहीं होती, और वो एक मीजोगिलिया के फॉर्म में होती है। उसमें किस्म होती है मीजोगिलिया, उसको मीजोगिलिया बोलते हैं, वो कम्प्लीटली डेवलप नहीं होती है। तो ये क्या हो गया, ये डिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या होता है, इनमें 3 जर्म लेयर्स पाई जाती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। तो ये किस तरह से होती हैं, पहले होती है एक्टोडर्म, बीच में होती है मीजोडर्म, एंड फिर क्या होता है एंडोडर्म। ये इस तरह सीक्वेंस याद रखना है। सबसे बाहर एक्टोडर्म होती है, फिर मीजोडर्म, फिर एंडोडर्म होती है। अब क्या है, नोटोकोड। नोटोकोड के बेसिस पे किस तरह से डिवाइड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। तो फ्रेंड्स नोटोकोड क्या होता है, जो कोडेड होते हैं उनमें नोटोकोड पाई जाती है। तो इसके अलावा जो और ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें नोटोकोड नहीं पाई जाती। तो इसके बेसिस पे, नोटोकोड के बेसिस पे, इसको हिंदी में बोलते हैं पृष्ठ रज्जु। नोटोकोड को बोलते हैं पृष्ठ रज्जु। इसको इसमें 2 तरह से क्लासीफाई करते हैं, एक जिनमें जो नोटोकोड प्रेजेंट होती है और एक में एब्सेंट होती है। जिनमें प्रेजेंट होती है उन्हें कोऑर्डेटा बोलते हैं, और जिनमें एब्सेंट होती है उन्हें नॉन कोऑर्डेट्स बोलते हैं। तो नॉन कोऑर्डेट्स अब हिंदी में इसको बोलते हैं, जो नोटोकोड जिनमें प्रेजेंट होती है उन्हें रज्जु की बोलते हैं, और जिनमें नहीं होती नोटोकोड उन्हें बोलते हैं अरज्जु की। तो ये आपको याद रखना है 6th। फिर क्या है हमारा सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन इसको हिंदी में बोलते हैं खंडी भवन। खंडी भवन मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म है उसमें कितने सेगमेंट्स होते हैं। सेगमेंट्स मतलब उस ऑर्गेनिज्म में सेगमेंट्स होना, तो उसे बोलते हैं सेगमेंटेशन। तो जिस तरह से आपने कॉकरोच देखा हुआ, कॉकरोच में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म पाई जाती है। जो कॉकरोच होता है, कॉकरोच नहीं, अर्थवॉर्म, उसमें क्या होता है, सेगमेंट्स या फिर मेटामेरिज्म होती है। तो वो क्या है, इस तरह सेगमेंट्स का एक एग्जांपल है कि उसमें सेगमेंटेशन पाई जाती है। तो आप इतना याद रखिए कि जिनमें सेगमेंटेशन पाया जाता है, फिर सेगमेंट पाए जाते हैं, उसे बोलते हैं सेगमेंटेशन। तो इस बेसिस पे इन्हें क्लासीफाई करते हैं। फिर सीलोम के बेसिस पे 3 टाइप से करते हैं। मतलब सीलोम क्या होता है, सीलोम मतलब कि कैविटी, एक तरह से जो कैविटी होती है, जैसे जो एक्टोडर्म और मीजोडर्म के बीच में कैविटी होती है, लाइंड बाय मीजोडर्म, मतलब कि एक्टोडर्म एंडोडर्म के बीच में कैविटी जो कि मीजोडर्म के थ्रू लाइन की जाती है, उसे बोलते हैं सीलोम। तो जो जिनके अंदर सीलोम या फिर जो कैविटी पाई जाती है, सीलोम कैविटी पाई जाती है, उन्हें बोलते हैं सीलोमेट्स। मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सीलोम पाई जाती है उन्हें बोलते हैं सीलोमेट्स। सीलोमेट्स बोलते हैं। और जिनके अंदर सीलोम नहीं पाई जाती उन्हें बोलते हैं एसीलोमेट्स। एसीलोमेट्स। और जिनके अंदर सीलोम एक इनकम्प्लीट फॉर्म में पाई जाती है। मतलब क्या होता है कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में कैविटी तो है, लेकिन वो कंप्लीटली मीजोडर्म के थ्रू लाइन नहीं की गई है। तो मीजोडर्म है उनमें पाउच के फॉर्म में पाई जाती है। मतलब मीजोडर्म उसे कंप्लीटली कवर नहीं करती, बल्कि वो एक पाउच के फॉर्म में मीजोडर्म में उसमें प्रेजेंट होती है। तो उन्हें बोलते हैं स्यूडोसीलोमेट्स। स्यूडोसीलोमेट्स। तो ये हो गया इस 3 टाइप से कि सीलोम अगर प्रेजेंट है तो उन्हें बोलते हैं सीलोमेट्स,
नहीं है तो एसिलोमेट्स, और अगर इनकम्प्लीट फॉर्म में है तो उसे बोलते हैं सीडोसिलोमेट्स। तो ये सीलोम को हिंदी में बोलते हैं गुहा या फिर देह गुहा, गुहा या फिर देह गुहा बोलते हैं, देह गुहा। और जिनमें सीलोम होती है उन्हें बोलते हैं गुहिक और अगुहीय, हिंदी एसिलोमेट को बोलते हैं अगुहीय, और सीडोसिलोमेट्स को बोलते हैं, अभी मैं इसको आप नोट करिए, मैं तब तक इसका बता रहा हूँ कि सीडोसिलोमेट्स को क्या बोलते हैं। तो फ्रेंड्स सीडोसिलोमेट्स का देख, तो इसको ये सीडोसिलोमेट्स है, इसको आप नोट कर लीजिए, इसे प्रगुही बोलते हैं, प्रगुही। तो इसको आप नोट कर लीजिए कि सीलोम के बेसिस पे सीलोमेट्स, एसिलोमेट्स और सीडोसिलोमेट्स डिवाइड करते हैं। अब इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। इसके आगे अब हम देखेंगे कि इनके बेसिस पे जो प्लांट किंगडम है उसको कितने फाइलम में आगे डिवाइड किया गया है। आप इसको अच्छे से फटाफट नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए। चलिए तो आप देखते हैं कि एनिमल किंगडम को आगे कौन कौन से फाइलम में डिवाइड किया गया है। तो फ्रेंड्स देखिए, एनिमल किंगडम जो है, एनिमल किंगडम को आगे 12 फाइलम में, 12 फाइलम में डिवाइड किया गया है। तो 12 फाइलम कौन कौन से हैं, तो आपको सीक्वेंस से उन फाइलम्स को याद करना है। तो कौन कौन से हैं, तो जो एनिमल किंगडम है उसको 12 फाइलम कौन कौन से हैं, एक है प्रोटोजोअन है, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थेस, एस्काहेलमिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। तो ये 12 फाइलम हैं जिनमें एनिमल किंगडम को डिवाइड किया गया है आगे इन 12 फाइलम्स में। एक बार आप और याद करेंगे, प्रोटोजोअन्स, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थेस, एस्काहेलमिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। आपको ये 12 के 12 फाइलम इसी सीक्वेंस से याद होना चाहिए, इसके बाद हम देखेंगे कि इन फाइलम्स में किस फाइलम में कौन कौन सी चीज़ पाई जाती है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो पहला है ऑर्गेनाइजेशन या फिर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हम ये देख चुके हैं कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कितने टाइप्स का होता है, तो हम वो देखेंगे। इससे पहले आप ये समझिए कि हम इन 12 फाइलम्स में से एक फाइलम पहले ही पढ़ चुके हैं। कौन सा, प्रोटोजोअन्स। ये जो प्रोटोजोअन फाइलम है ये हम कहाँ पढ़ चुके हैं, तो ये हम प्रोटेस्टा किंगडम में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो इसको हम अभी यहाँ नहीं पढ़ेंगे। ये हमने पढ़ा है प्रोटेस्टा किंगडम में हम इसको पढ़ चुके हैं, तो इसको हम अब आगे नहीं पढ़ेंगे। फिर क्या है, अब हम देखेंगे इन बाकी के जो 11 फाइलम हैं उनमें कौन कौन सी जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और कौन कौन से अलग अलग फीचर्स होते हैं। तो पहला क्या है, हम देखेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन में लिखा है या फिर संगठन का स्तर, संगठन, या फिर इसको लिखते हैं संगठन। तो जो पहला है पोरीफेरा में जो संगठन का स्तर होता है वो कोशिकीय फिर सेल्यूलर होता है, सेल्यूलर लेवल या फिर कोशिकीय स्तर। कोशिकीय स्तर का होता है। और इसके बाद सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, इन दोनों में क्या होता है, सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा में क्या होता है, इन दोनों में टिश्यू लेवल का होता है। कौन सा होता है, टिश्यू लेवल का होता है, टिश्यू, या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं ऊतक स्तर का होता है। फिर इसके बाद प्लेटीहेलमिन्थेस, एस्काहेलमिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और बाकी जितने भी नीचे के फाइलम हैं उन सभी में कौन सा होता है, तो प्लेटीहेलमिन्थेस पहले देख लेंगे, इसमें होता है ऑर्गन लेवल का। कौन सा होता है, अंग स्तर का होता है, अंग स्तर या फिर ऑर्गन लेवल या फिर अंग स्तर का होता है। अंग स्तर का ऑर्गेनाइजेशन या फिर संगठन होता है। फिर इसके बाद जो एस्काहेलमिन्थेस है और इसके आगे जितने भी फाइलम है नीचे तक, कहाँ तक, कॉर्डेटा तक के जितने फाइलम हैं उन सभी में जो है ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है, ऑर्गन सिस्टम। इसके नीचे का पूरा सेम टू सेम है नीचे तक का, तो सेम देखना है कि ऑर्गन सिस्टम मतलब सभी में ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन या फिर संगठन पाया जाता है। ऑर्गन सिस्टम को बोलते हैं अंग तंत्र स्तर पाया जाता है इनमें।
फिर सिमेट्री, सिमेट्री क्या होती है, बीच में से काटना, मतलब उस किसी ऑर्गेनिज्म को कितनी जगह से हम इक्वल पार्ट्स में काट सकते हैं। तो पहला क्या है हमारा पॉरीफेरा। पॉरीफेरा क्या होता है, एसिमेट्रिक होता है। क्या होता है, एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक होता है। एसिमेट्रिक, सिमेट्री का मतलब होता है सममिति। सममिति मतलब दो इक्वल पार्ट्स में कितनी जगह से काट सकते हैं। तो एसिमेट्रिक का मतलब है असम्मति। असम्मिति मतलब ये होता है इसको लिख लीजिएगा, असम्मिति मतलब कि इनको हम किसी जगह से इक्वल पार्ट्स में नहीं काट सकते। फिर इसके बाद इसका सीलेंट्रेटा टीनोफोरा। सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा इन दोनों में कौन सी होती है, इसमें होती है रेडियल। रेडियल हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं आरिये। आरिये, आरिये सम्मिति होती है इसमें। और इसके बाद ये टीनोफोरा है उसमें भी कौन सी होती है, रेडियल होती है। रेडियल होती है। इसके बाद जितने भी नीचे हैं प्लेटीहेलमिन्थेस से लेके आगे नीचे जितने भी हैं उन सब में कौन सी होती है, बाइलेटरल होती है। बाइलेटरल। इसके आगे की जितने भी हैं उन सभी में कौन सी सिमेट्री होती है, तो उन सभी में बाइलेटरल या फिर द्विपार्श्व। द्विपार्श्व हिंदी में उसको बोलते हैं द्विपार्श्व, रेडियल को बोलते हैं आरिये। तो इन दोनों में तो ये दोनों हैं सीलेंट्रेटा टीनोफोरा, इन दोनों में कौन सी होती है, आरिये होती है और बाकी सब में बाइलेटरल होती है। इसमें आपको जो सिमेट्री है उसमें आपको इकानोडर्मेटा में हम बाद में देखेंगे इसका बाकी का, लेकिन आपको अभी यही मानना है इन सभी में कौन सी होती है, बाइलेटरल सिमेट्री होती है। फिर इसके बाद कौन सा है, सीलोम। सीलोम को हिंदी में बोलते हैं प्रगुहा। क्या बोलते हैं, प्रगुहा। प्रगुहा बोलते हैं, प्रगुहा मतलब कि जिनके अंदर कैविटी पाई जाती है, सीलोम पाई जाती है, उन्हें बोलते हैं सीलोमेट। जिनके अंदर नहीं पाई जाती उन्हें बोलते हैं एसीलोमेट्स। तो सीलोम, तो फ्रेंड्स देखिए इसमें क्या है, ये जो एस के हेलमिन्थेस है और उसके नीचे जितने भी हैं उन सब में एस के हेलमिन्थेस और उससे नीचे ये होते हैं सीलोमेट्स। सीलोमेट, इससे नीचे जितने भी हैं वो सभी कौन से होते हैं, सीलोमेट्स या फिर प्रगुहिक। प्रगुहिक या फिर इनमें देवगुहा पाई जाती है। तो ये कौन सा हुआ है, प्रगुहिक सीलोमेट्स होते हैं इसके नीचे के। और प्लेटीहेलमिन्थेस जो होता है वो स्यूडोसीलोमेट्स होता है। क्या होता है, स्यूडोसीलोमेट्स। स्यूडोसीलोमेट्स होता है। और इसके ऊपर के तीनों हैं, ये तीनों क्या होते हैं, एसीलोमेट होते हैं। इसको यहाँ लिख लेंगे एक साथ इस तरह से कि ये तीनों क्या हैं, एक साथ लिख देंगे क्या, एसीलोमेट। मतलब इनमें सीलोम नहीं पाई जाती, इस तरह से याद रख लेंगे। फिर क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से आना शुरू हुआ, तो फ्रेंड्स देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र देखिए इससे पहले क्या था, इसमें तो एब्सेंट ही था। किसमें, पॉरीफेरा में। पॉरीफेरा में एब्सेंट क्यों था, कि उसमें पता है कि पहले से इसमें सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है मतलब क्या होता है, सेल्यूलर मतलब कि इनमें कोशिका लेवल का पाया जाता है। तो उसमें डाइजेस्ट सिस्टम तो हो ही नहीं सकता। तो सिस्टम हो ही नहीं सकता तो उसमें सही बात है कि जब सिस्टम ही नहीं है तो डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है तो इसमें तो एब्सेंट होता है। तो इसमें क्या होता है, एब्सेंट। और इसके बाद ये जो तीनों हैं, इन तीनों में कौन कौन से हैं, ये सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थेस, इन तीनों में इनकम्प्लीट होता है। क्या होता है, इनकम्प्लीट। मैं इसको मिटा देता हूँ ये, तो आपको मानना है कि तीनों एक ही ग्रुप के, मतलब ये क्या है, इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट इन तीनों में क्या है, इनकम्प्लीट है। तो याद रखना है आपको इन तीनों में इनकम्प्लीट होता है। और इसके बाद कहाँ से, एस के हेलमिन्थेस से नीचे तक जितने भी है उन सभी में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कंप्लीट पाया जाता है। इसके आगे पूरा आपको ऐसा याद रखना है कि कंप्लीट मतलब पूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है। हिंदी में डाइजेस्टिव सिस्टम को बोलते हैं पाचन तंत्र। फिर क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम।
परिसंचरण तंत्र, मतलब कि ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम किस में पाया जाता है, किस में नहीं। तो आपको ये याद रखना है कि सबसे पहले ब्लड सर्कुलेशन किस में आया था। तो ब्लड सर्कुलेशन सबसे पहले जो है एनेलिडा में आया था। किस में आया था? एनेलिडा में। तो एनेलिडा मतलब कि इसमें, एनेलिडा में सबसे पहले आया था, मतलब ब्लड सर्कुलेशन इसमें प्रेजेंट होता है। हाँ, अभी ये नहीं देखना है कि सब क्लोज होता है या फिर ओपन होता है, वो हम बाद में देखेंगे जब अलग से फाइलम पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपको इतना याद रखना है कि सर्कुलेटरी सिस्टम सबसे पहले एनेलिडा फाइलम में आया था, एनेलिडा में आया था, और इसके आगे जितने भी थे उन सभी में सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट था, और इससे ऊपर जितने भी हैं उन सभी में एब्सेंट था, मतलब इनमें नहीं होता था, इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता था। फिर आया रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को आप याद रखना है, सबसे पहले जो आर्थ्रोपोडा थे, आर्थ्रोपोडा में रेस्पिरेटरी सिस्टम आया था, मतलब इसमें प्रेजेंट था, और इसके ऊपर जितने भी हैं इन सभी में एब्सेंट था, या फिर इनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता था। इसके नीचे जितने भी हैं उन सभी में भी रेस्पिरेटरी सिस्टम होता था। अब इसके अलावा हमने और जो बेसिस देखे थे क्लासिफिकेशन के, वो था एक सेगमेंटेशन था। तो सेगमेंटेशन में आप डायरेक्ट याद रखिए कि किस किस फाइलम में सेगमेंटेशन पाए जाते हैं। तो सेगमेंटेशन आप यहाँ याद रखिएगा, सेगमेंटेशन। तो सेगमेंटेशन किस किस में पाए जाते हैं तो आपको याद रखना है। तो एक एनेलिडा है, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, और एक है कॉर्डेटा। आपको ये तीनों अच्छे से याद रखना है कि सेगमेंटेशन इन तीनों में पाया जाता है। सेगमेंटेशन हो गया। अब इसके बाद हमने एक चीज़ और देखी थी। क्या देखी थी? डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है? डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो आपको डिप्लोब्लास्टिक याद रखना है। डिप्लोब्लास्टिक कौन कौन होते हैं? तो देखिए, ये जो दो हैं, ये दोनों क्या होते हैं? ये होते हैं डिप्लोब्लास्टिक। क्या? सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा। सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा क्या होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। या आप अलग यहीं याद रख लीजिए क्या है? डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक कौन कौन है? सीलेंट्रेटा और कौन सा है? टीनोफोरा। मतलब कि जो सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा जो फाइलम है वो कौन से होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इसके अलावा जो इसके नीचे के हैं बाकी के, वो कौन से होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक। कहाँ से? प्लेटीहेल्मिन्थेस से। कहाँ से? प्लेटीहेल्मिन्थेस से नीचे सारे जितने हैं क्या हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। ये हो गया कि डिप्लोब्लास्टिक कौन कौन होते हैं? सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा होते हैं, और ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस और इसके नीचे के सारे, बाकी के आगे के पूरे। यह आपको याद रखना है। इधर का सीक्वेंस ये कि प्लेटीहेल्मिन्थेस से एस्केहेल्मिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कॉर्डेटा, ये सभी क्या होते हैं? ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इसके आगे हम जब इनका अलग अलग डिवीजन पढ़ेंगे, अलग अलग फाइलम पढ़ेंगे, तो हम ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं देखेंगे। ये हमने एक ही चार्ट के थ्रू समझ लिए कि किस किस फाइलम में कौन कौन सी चीज़ होती है। इसके बाद हम बाकी को जब अलग अलग पढ़ेंगे तो सिर्फ उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम पढ़ेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर आगे हम देखते हैं, आगे हम देखेंगे पॉरीफेरा फाइलम को। इसको अच्छे से फटाफट नोट करिए। और साथ में ये भी याद रखिए कि हिंदी मीडियम वाले जो हैं वो डिप्लोब्लास्टिक को याद रखें द्विकोरिक। इसको डिप्लोब्लास्टिक को बोलते हैं हिंदी में द्विकोरिक, और ट्रिप्लोब्लास्टिक को बोलते हैं त्रिकोरिक। मतलब इसमें 3 लेयर्स पाई जाती हैं, 3 कोर्स पाई जाती हैं। त्रिकोरिक इसलिए इसको त्रिकोरिक बोलते हैं। इसमें 2 कोर्स पाई जाती हैं, 2 लेयर्स पाई जाती हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। तो आप इसको नोट कर लीजिए अब तक। इससे पहले और इसमें एक साथ में ये बात याद रखिए कि जो प्लेटीहेल्मिन्थेस होते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थेस में भी क्या होता है? एसीलोमेट्स होते हैं। मतलब इनमें सीलोम नहीं पाई जाती, ये गलती से लिखा गया है, तो इसको आप इसके साथ शामिल कर लीजिए कि ये जो एसीलोमेट्स होते हैं वो प्लेटीहेल्मिन्थेस भी एसीलोमेट्स होते हैं, और एस्केहेल्मिन्थेस क्या होते हैं? स्यूडोसीलोमेट्स होते हैं। तो इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। ये गलती से लिखा गया क्या? ये होते हैं स्यूडोसीलोमेट्स। ये स्यूडोसीलोमेट्स होते हैं। इसके बाद यहाँ से
यो एनेलिडा है, एनेलिडा से सीलोमेट्स स्टार्ट होते हैं, सीलोमेट। तो ये करेक्ट ऑर्डर है यहाँ से कि यहाँ से सीलोमेट्स स्टार्ट होते हैं और एस के एलिमेंथीस में सीडो सीलोमेट्स होते हैं एस के एलिमेंथीस। अब इसको आप अच्छा अब कर लीजिए, आप इसको अच्छे से नोट, फटाफट करिए इसको। तो आइए अब देखते हैं हमारा पॉरीफेरा और सीलेंट्रेटा फाइलम को हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं पॉरीफेरा फाइलम की कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके कुछ एग्जांपल्स। तो फ्रेंड्स देखिए, जो पॉरीफेरा है, पॉरीफेरा में जो एग्जांपल्स या फिर जो ऑर्गेनिज्म आते हैं उन्हें स्पंज बोलते हैं और इनमें वाटर ट्रांसपोर्ट या कैनाल सिस्टम पाया जाता है। वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम या फिर कैनाल सिस्टम पाया जाता है। वाटर ट्रांसपोर्ट मतलब कि हिंदी में बोलते हैं इसको जल परिवहन तंत्र पाया जाता है, या फिर कैनाल सिस्टम नलिका तंत्र पाया जाता है। और वाटर ट्रांसपोर्ट जो होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? तो फ्रेंड्स देखिए, इनमें क्या होता है, इनमें जो पॉरीफेरा है उनमें ऑस्टिया होते हैं। ऑस्टिया मतलब कि एक तरह से मुंह जैसा होता है। ऑस्टिया से पानी अंदर जाता है और किस कैविटी में पहुंचता है? उस कैविटी का नाम है स्पंजोसील। ऑस्टिया से पानी अंदर जाकर के कहाँ पहुंचता है? स्पंजोसील कैविटी में, या फिर स्पंज गुहा हिंदी में इसको बोलते हैं। स्पंज गुहा में पहुंचता है और वहां से ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। मतलब वाटर जो है वो ऑस्टिया से अंदर आता है स्पंजोसील कैविटी में और ऑस्कुलम से बाहर चला जाता है। अब इसमें ये जो वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है इसका क्या इंपॉर्टेंस है? तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो पॉरीफेरा है ये क्या करते हैं, इस वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू क्या करते हैं, अपना जो भोजन है, अपना जो फूड है उसको इकट्ठा करते हैं, या फिर भोजन लेने का काम, या फिर कोई एक्सचेंज करना है, गैसियस एक्सचेंज करना है, वेस्ट मैटर को रिलीज करना है, जो व्यर्थ पदार्थ है उसको निकालना है, तो वो इसी पानी में क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो वो पानी इस ऑस्कुलम से थ्रू बाहर जाता है, उसी के साथ वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर ले जाता है। तो ये जो वाटर ट्रांसपोर्ट है इसका यूज़ ये भी है कि वो भोजन को इकट्ठा करने में, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर फेंकने में, गैसेस एक्सचेंज करने में भी ये हेल्प करता है। अब क्या है, जो स्पंजोसील कैविटी है, स्पंजोसील कैविटी इसमें कुछ सेल्स पाई जाती हैं जिन्हें बोलते हैं कॉलर सेल्स बोलते हैं। तो आपको याद रखनी है कि कॉलर सेल्स कहाँ पाई जाती हैं, तो स्पंजोसील कैविटी में पाई जाती हैं, आपको याद रखना है। फिर क्या है कि इनमें इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन होता है, अंतःकोशिकीय डाइजेशन मतलब पाचन होता है। तो अंतःकोशिकीय पाचन इनमें होता है, आपको याद रखना है। स्केलेटन मतलब कि इनका जो कंकाल तंत्र है, मतलब कि जो बॉडी है वो स्पाइक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर की बनी होती है। मतलब कि स्पॉन्जिन जो फाइबर्स होते हैं उनकी बनी होती है, आपको याद रखना है, स्पाइक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स। अब क्या होता है, हर्माफ्रोडाइट मतलब कि ये जो पॉरीफेरा है, ये पॉरीफेरा फाइलम है, उसमें जो ऑर्गेनिज्म आते हैं वो कैसे होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं। अब हर्माफ्रोडाइट का क्या मतलब है? तो हर्माफ्रोडाइट का बस इतना सा मतलब है कि इनमें मेल एंड फीमेल जैसे कोई अलग अलग ऑर्गेनिज्म नहीं होते। मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म क्या करता है, एक ही ऑर्गेनिज्म दोनों प्रकार के गैमीट बना सकता है और वो फर्टिलाइज करके एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। मतलब कि क्या है, इसमें मेल और फीमेल का सिस्टम नहीं होता, मतलब कि दोनों सेक्स अलग नहीं होते, एक ही पर होते हैं। तो क्या हो गया, हर्माफ्रोडाइट क्या होते हैं, जिसमें सेक्स जो मेल एंड फीमेल नहीं होते या फिर सेक्स डिफरेंस नहीं होता, और इसमें जो गैमीट है वो दोनों यही बनाता है। आपको याद रखना है हर्माफ्रोडाइट क्या होते हैं, तो इनमें सेक्स डिफरेंस नहीं होते, दोनों मेल फीमेल का झंझट नहीं होता, मतलब इनमें सेम होते हैं। फिर क्या है, रिप्रोडक्शन, मतलब इनमें प्रजनन कैसे होता है, तो प्रजनन कैसे होता है इनमें, तो इसमें दो टाइप से होता है, एक होता है एसेक्सुअल और एक होता है सेक्सुअल। एसेक्सुअल और सेक्सुअल कैसे होगा, तो देखिए एसेक्सुअल मतलब अलैंगिक प्रकार से कैसे होगा, तो अलैंगिक होगा फ्रेगमेंटेशन से, विखंडन से मतलब कि जो बॉडी है वो टूट जाएगी और अपना एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेगी, तो ये होता है फ्रेगमेंटेशन। फिर क्या है, सेक्सुअल होता है गैमीट के थ्रू, वो तो हमेशा ही होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा गैमीट फॉर्मेशन के थ्रू होता है। फिर क्या है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, मतलब बॉडी के इस जो ऑर्गेनिज्म होगा, स्पंज होगी या फिर जो पॉरीफेरा के जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनके ऑर्गेनिज्म की बॉडी है उसके अंदर फर्टिलाइजेशन होगा। ये बोल रहा है इंटरनल का मतलब है कि बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा। फिर क्या है, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, जो विकास है
मतलब कि जो धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा, जायगोट से एम्ब्रियो बनेगा, फिर आगे चल के वो पूरा जो ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, स्पंज बन जाएगी, या फिर जो भी ऑर्गेनिज्म बनना है वो बनना है, तो वो क्या है, उसका डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। इस इनडायरेक्ट का मतलब क्या है, तो इस इनडायरेक्ट का मतलब है, आप इसको हिंदी में बोलते हैं अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष इसका मतलब है कि इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कब बोलेंगे, जब बीच में एक लार्वा स्टेज पाई जाती है। क्या पाई जाती है, मतलब कि इसमें क्या है, लार्वा स्टेज पाई जाती है। लार्वा स्टेज इनमें पाई जाती है। क्या पाई जाती है, लार्वा स्टेज। तो याद रखेंगे कि जब लार्वा स्टेज पाई जाती है तो उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, और लार्वा स्टेज नहीं पाई जाती, बिना लार्वा स्टेज के ही पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है, तो उसे बोलते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। फिर क्या है इसका एग्जांपल, मैंने एक ही एग्जांपल लिखा है, यू स्पॉन्जिया, जिसको बात स्पंज भी बोलते हैं। आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो उसमें इसके और भी एग्जांपल दिए होंगे, साइकन, स्काइफा, उसको स्काइफा बोलते हैं। फिर फ्रेश वाटर स्पंज भी दे रखा होगा। ये सब एग्जांपल भी आपको नोट्स में कवर करना है और एनसीईआरटी एक बार फिर से पढ़ना है, जिससे जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको मिले तो आप उसको अच्छे से लिख लें। और साथ में मैं हमेशा बोलता हूँ कि एनसीईआरटी की डायग्राम को आप अच्छे से देखिए। ये एनसीईआरटी डायग्राम कई बार नीट में पूछे गए हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप नीट जो एनसीईआरटी डायग्राम है उन्हें देखना ना भूलें, और ये पॉइंट्स भी साथ साथ याद रखें। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने इसमें लिखे हैं। इसमें जो मैंने बताया कॉलर सेल के बारे में, इसके ऊपर आप 5 स्टार लगा लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉलर सेल के बारे में। कॉलर सेल कहाँ पाई जाती है, तो स्पंजोसील कैविटी में, और किस फाइलम में, पॉरीफेरा फाइलम में स्पंजेस में पाई जाती है। अब आ गया, ये तो हो गया हमारा पॉरीफेरा फाइलम, इसके बारे में हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो फाइलम हमारा कौन सा है, सीलेंट्रेटा, और इसका दूसरा नाम है नीडेरिया या फिर सीलेंट्रेटा फाइलम, इसको हिंदी में संघ बोलते हैं फाइलम को, आप याद रखिएगा। फिर क्या है, इनमें जो सीलेंट्रेटा है, नीडेरिया है, नाम से ही पता चल रहा है इनमें क्या पाया जाता है, नीडोब्लास्ट सेल्स, नीडोब्लास्ट या फिर नीडोसाइट्स पाई जाती हैं, नीडोब्लास्ट या फिर नीडोसाइट्स पाई जाती हैं। और इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है कि ये एनकरेज करने में, मतलब जब पानी में बह रहे हैं, पानी में चल रहे हैं, किसी भी जगह पर चिपकना है तो उस जगह पर ये नीडोब्लास्ट होती हैं, नीडोब्लास्ट का उपयोग करके उस जगह से चिपक जाती हैं। और डिफेंस करने में जो नीडोब्लास्ट होती हैं वो, उनमें एक तरह से कुछ डिफेंसिव मटेरियल होता है, मतलब कुछ उसके डिफेंस करने के लिए, रक्षा करने के लिए भी यूज़ करते हैं अपना, मतलब किसी ऑर्गेनिज्म से अगर बचना है तो वो नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट का उपयोग करते हैं उनसे बचने के लिए। कैप्चरिंग ऑफ प्रे माने कि शिकार को पकड़ने के लिए, अपना भोजन पकड़ने के लिए, वो किसी ऑर्गेनिज्म को अगर पकड़ना है तो उसको पकड़ने के लिए वो इसका यूज़ करते हैं। तो आपको इनके यूज़ भी याद रखना है, और नीडोब्लास्ट सेल्स इनमें पाई जाती हैं, ये आपको 5 इनका स्टार लगा के याद रखना है। स्टार लगा के आपको अच्छे से याद रखना है कि नीडोब्लास्ट किस में पाई जाती है। फिर क्या है, सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, केंद्रीय गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी इनमें पाई जाती है, ये आपको याद रखनी है कि ये गुहा इनमें पाई जाती है। फिर क्या है, डाइजेशन इंट्रासेल्यूलर और एक्स्ट्रासेल्यूलर। डाइजेशन इंट्रासेल्यूलर मतलब अंतःकोशिकीय, और एक्स्ट्रासेल्यूलर मतलब अंतराकोशिकीय। मतलब इसका मतलब क्या है, इंट्रासेल्यूलर मतलब कि जिस तरह से ये है, ये सेल है, तो इस सेल के अंदर क्या होगा, इस सेल के अंदर डाइजेशन होगा, तो उसे बोलते हैं इंट्रासेल्यूलर, सेल के अंदर। और एक्स्ट्रा सेल्यूलर मतलब है कि जैसे ये 2 सेल्स हैं, ये मतलब बहुत सारी सेल्स हैं, तो इन सेल्स के बीच में कहीं पे डाइजेशन हो रहा होगा, उसे बोलते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर। या फिर अंतरा माने कि 2 सेल्स के बीच में अंतरा कोशिकीय पाचन होता है, या फिर अंतः कोशिकीय, अंतः मतलब सेल के अंदर, अंतरा माने सेल्स के बीच में, याद रखना है। फिर कोरल्स इसके एग्जाम्पल हैं। कोरल्स की खास बात है कि इनमें जो स्केलेटन होता है, इनका जो कंकाल तंत्र, मतलब इनकी जो बॉडी बनी होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। जैसे हमारी बॉडी में बोन्स होती हैं वो कैल्शियम की बनी होती हैं, वैसे ही इनके कोरल्स होते हैं, उनमें जो स्केलेटन है, उनका कंकाल है वो किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। फिर आपको याद रखनी है कि जो नीडेरिया होते हैं या फिर सीलेंट्रेट्स जो होते हैं, उनमें जो बॉडी है वो 2 फॉर्म में पाई जाती है। 2 फॉर्म कौन कौन से होते हैं, एक होता है पॉलिप और एक मेड्यूसा। पॉलिप एंड मेड्यूसा 2 फॉर्म पाए जाते हैं, दोनों को आपको अच्छे से याद रखनी है कौन कौन से फॉर्म है, पॉलिप एंड मेड्यूसा। इनकी खास बात क्या है कि जो पॉलिप है वो सेसाइल एंड सिलेंड्रिकल होता है। सेसाइल एंड सिलेंड्रिकल मतलब कि ये सिलेंड्रिकल बेलनाकार होता है, सेसाइल मतलब कि एक जगह रहता है,
सेसाइल और सिलेंड्रिकल होता है। और पॉलिप टाइप की जो बॉडी है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, वो किस में पाई जाती है? हाइड्रा और एडम्शिया में पाई जाती है। हाइड्रा और एडम्शिया में जो पॉलिप टाइप की फॉर्म है बॉडी की वो पाई जाती है। और मेड्यूसा किस में पाई जाती है? मेड्यूसा कैसी होती है? तो ये अम्ब्रेला शेप्ड होती है, मतलब छतरी के आकार की होती है। एंड फ्री स्विमिंग, मुफ्त उत्प्लावी, मतलब कि तैरती रहती है, तैरने वाली होती है मेड्यूसा। और इसका एग्जाम्पल कौन क्या है? और यूरेलिया एंड जेलीफिश, यूरेलिया और जेलीफिश इसका एग्जाम्पल है। अब दूसरा क्या है, एक खास बात है इनमें कि ये दोनों बॉडी की फॉर्म है वो एक दूसरे में इंटरचेंज हो सकती हैं। मतलब कि पॉलिप से मेड्यूसा बन सकता है और मेड्यूसा पॉलिप भी बन सकती है। मतलब क्या होता है ये, और मेड्यूसा से क्या बन सकता है? पॉलिप। तो इसमें क्या है कि पॉलिप से मेड्यूसा बनता है, तब क्या होता है? वो सेक्सुअली बनता है या एसेक्सुअली, कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, पॉलिप से मेड्यूसा बनता है तो ये एसेक्सुअली बनता है, एसेक्सुअली मतलब अलैंगिक रूप से बनता है मेड्यूसा पॉलिप से। और मेड्यूसा जो है पॉलिप सेक्सुअली बनता है, सेक्सुअली। ये हो गया, इसको जो बोलते हैं क्या कि पॉलिप से मेड्यूसा बन सकता है, मेड्यूसा से पॉलिप बन सकता है। मतलब कि दोनों जो फॉर्म है बॉडी की वो एक दूसरे में इंटरचेंज हो सकती हैं। तो इसी को बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या फिर मेटाजेनेसिस या फिर अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, इसको बोलते हैं अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। ये आपको याद रखनी है कि अल्टरेशन ऑफ जनरेशन या फिर मेटाजेनेसिस इनमें पाई जाती है। और इसका एग्जांपल क्या है? अल्टरेशन ऑफ जनरेशन या फिर जिसमें मेटाजेनेसिस पाई जाती है, तो इसका एग्जांपल है ओवेलिया। क्या होता है? ओवेलिया। ये ओवेलिया इसका एग्जांपल है, तो आपको याद रखनी है। और मेडूसा का एग्जांपल यूरेलिया एंड जेलीफिश है। पॉलिप का एग्जांपल हाइड्रा एडम्शिया है। और एक एग्जांपल जो मैंने इसमें लिखा है सिलेंट्रेटा का, तो वो है फाइसेलिया। इसको बोलते हैं पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, इसको बोलते हैं। तो ये एग्जांपल लिखा है, वही एग्जांपल आपको एनसीईआरटी देख के लिखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आपको इनके एग्जांपल भी साथ में याद रखने हैं। और इनके डायग्राम भी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं पॉलिप और मेड्यूसा के, वो भी आपको अच्छे से याद रखने हैं। उसका मेड्यूसा जो है वो छतरी के आकार का उसमें दिया हुआ है, सही है। फ्री स्विमिंग होता है, ये भी उसमें लिखा है। तो आपको ये अच्छे से याद रखनी है। तो आप इसको नोट करिए, फटाफट अच्छे से नोट कर लिए। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे टीनोफोरा। तो चलिए, तो आइए अब देखते हैं टीनोफोरा एंड प्लेटीहेल्मिन्थीस के बारे में। ये फाइलम देखते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है कि इसमें पहला क्या है, टीनोफोरा के बारे में। टीनोफोरा, तो इसकी क्या खास बात है कि इनको सी वॉलनट या कॉम्ब जेलीज बोलते हैं। सी वॉलनट का मतलब है समुद्री अखरोट। समुद्री अखरोट किनको बोलते हैं? टीनोफोर्स को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समुद्री अखरोट। और कॉम्ब जेलीज या फिर कंकाल जेली भी इनको बोलते हैं हिंदी में। और टीनोफोर्स को बोलते हैं कंकतधर इनको हिंदी में बोलते हैं। और सी वॉलनट्स को समुद्री अखरोट, कॉम्ब जेलीज को बोलते हैं कंकाल जेली। ये नाम भी आपको याद रखना है। फिर क्या है, इनके जो शरीर होता है, बॉडी बियर्स 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स। मतलब इनका क्या होता है कि इनकी जो बॉडी है, उनकी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नली मतलब बाहर की तरफ से क्या होता है, सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स होती हैं। सीलिएटेड मतलब सीलिया की बनी हुई प्लेट्स होती हैं, कॉम्ब प्लेट्स होती हैं। इनको क्या बोलते हैं? पक्षमावी कंकाल पट्टिकाएँ। तो पक्षमावी कंकट पट्टिकाएँ ऐसे पाई जाती हैं। अब इनका काम क्या है? इनका काम है लोकोमोशन, मतलब चलने फिरने में उनकी मदद करती हैं। इनका लोकोमोशन में इनकी टीनोफोर्स की मदद करती हैं। कौन? कॉम्ब प्लेट्स जो सीलिया की बनी होती हैं। तो सीलिया क्या करते हैं? चलने फिरने में मदद करते हैं। फिर क्या है, डाइजेशन इज इंट्रासेल्युलर और एक्स्ट्रा सेल्युलर। वो भी बात है जो पहले हमने देखा था कि इनका जो डाइजेशन है वो अंतः कोशिकीय और अंतरा कोशिकीय दोनों होता है। फिर बायोल्यूमिनेंस क्या है? अब ये खास बात क्या है, ये आप एक्स्ट्रा लगा याद रखिए कि बायोल्यूमिनेंस क्या होता है।
स्टार लगा के आप याद रखिएगा कि जो टीनोफोरा होते हैं उनमें बायोल्यूमिनेंस पाया जाता है। बायोल्यूमिनेंस क्या होता है, तो ये किसी ऑर्गेनिज्म की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो लाइट इमिट कर सकते हैं, मतलब लाइट इमिट करने की किसी ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी को बोलते हैं बायोल्यूमिनेंस, या फिर हिंदी में इसको बोलते हैं जीव संदीप्ति। क्या बोलते हैं? जीव संदीप्ति। क्या बोलते हैं? जीव संदीप्ति। जीव संदीप्ति बोलते हैं। और बायोल्यूमिनेंस मतलब कि किसी ऑर्गेनिज्म की ऐसी प्रॉपर्टी जो लाइट इमिट करती है, मतलब लाइट इमिट करने की किसी ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? बायोल्यूमिनेंस बोलते हैं। फिर क्या है? सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, इनमें सेक्सेस सेपरेट नहीं होते। मतलब क्या होते हैं? ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। मतलब क्या होता है? एक ही ऑर्गेनिज्म मेल और फीमेल गैमीट दोनों को प्रोड्यूस करता है। ये क्या हो गया? हर्माफ्रोडाइट होते हैं। फिर क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली, मतलब इनमें क्या है कि इनमें सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर लैंगिक प्रजनन ही पाया जाता है। ये आप स्टार लगा याद रखिएगा कि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पाया जाता है। फिर क्या है? फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। मतलब क्या होता है? इनका जो फर्टिलाइजेशन है, मतलब फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन, हिंदी में फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं निषेचन। कहाँ होता है? तो एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल मतलब कि बॉडी के बाहर होता है। अगर बॉडी के अंदर होता तो क्या बोलते? इंटरनल बोलते। तो क्या है? ये बॉडी के बाहर होता है, इसीलिए बोलते हैं इसको एक्सटर्नल होता है, बाहरी मीडियम में होता है। विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट मतलब कि अप्रत्यक्ष विकास। अप्रत्यक्ष विकास का मैंने बताया, अप्रत्यक्ष बोले मतलब कि इसमें लार्वा स्टेज पाई जाती है। अप्रत्यक्ष डेवलपमेंट मतलब कि अप्रत्यक्ष विकास बोले मतलब कि इसमें लार्वा स्टेज पाई जाती है। तो ये क्या हो गया कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन शरीर के बाहर होता है, और अप्रत्यक्ष इसका डेवलपमेंट होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? तो इसके एग्जाम्पल हैं प्लूरोब्रेकिया और टीनोप्लाना। इसके एग्जाम्पल हैं, आपको याद रखना है। इसमें जो प्लूरोब्रेकिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर क्या है हमारा? प्लेटीहेल्मिन्थेस। अब प्लेटीहेल्मिन्थेस के बारे में देखते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थेस में क्या है? तो प्लेटीहेल्मिन्थेस, इनको दूसरे नाम से क्या जाना जाता है? तो प्लेटीहेल्मिन्थेस का क्या बोलते हैं? फ्लैट वॉर्म, या फिर चपटा कृमि, या फिर फीता कृमि इनको बोलते हैं। मतलब ये चपटे होते हैं, फ्लैट होते हैं, फ्लैट वॉर्म इनको बोलते हैं। फिर क्या है? ये एंडोपैरासाइट होते हैं। एंडोपैरासाइट मतलब कि ये शरीर के अंदर रहते हैं। एंडोपैरासाइट में अंतः परजीवी। एंडो मतलब क्या होता है? अंतः, पैरासाइट माने परजीवी। क्या होता है? एंडोपैरासाइट होते हैं, मतलब ये शरीर के अंदर मतलब शरीर के अंदर रह करके किसी का अपना फूड एब्जॉर्ब करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म का। अब क्या है कि जो पैरासाइट होते हैं, पैरासाइट में क्या होते हैं? हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट। हुक्स और सकर्स मतलब चूसक। ये हुक्स एंड सकर्स इनमें उपस्थित होते हैं। हुक्स किस लिए होते होंगे? किसी भी ऑर्गेनिज्म से उलझने की, मतलब जिस ऑर्गेनिज्म को उनको पकड़ना है उसमें वो हुक से उलझ जाते हैं, और सकर्स से क्या करते हैं? उस जगह से वो कुछ भी फूड मटेरियल उनको एब्जॉर्ब करना है उसको सक कर लेते हैं यहाँ से। अब ये तो हो गया ये, लेकिन क्या होता है कुछ मतलब इसी में टीनोफोरा में किसी में तो क्या होता है? हुक्स एंड सकर्स पाए जाते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म में, और कुछ में क्या होता है? हुक्स एंड सकर्स नहीं पाए जाते। तो उनमें ऐसी कैपेसिटी पाई जाती है कि वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से सरफेस के थ्रू ही फूड का एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं, या फिर उन्हें किसी से फूड एब्जॉर्ब करना है तो सरफेस के थ्रू ही कर लेते हैं, उनमें हुक्स एंड सकर्स की जरूरत नहीं पड़ती। फिर क्या है? जो प्लेटीहेल्मिन्थेस होते हैं उनमें फ्लेम सेल्स पाई जाती हैं। फ्लेम सेल्स को हिंदी में बोलते हैं ज्वाला कोशिकाएं। ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती हैं। इनका काम क्या होता है? तो इनका काम होता है ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन मतलब उत्सर्जन, और ऑस्मो रेगुलेशन मतलब कि परासरण नियंत्रण, मतलब कि ऑस्मोटिक रेगुलेशन करते हैं, और एक्सक्रिएशन का इनका काम होता है, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रिएट करना और मतलब ऑस्मोलरिटी बनाए रखना इनका काम होता है फ्लेम सेल्स का। तो ये हो गया ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रिएशन। फिर क्या है? सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। सेक्सेस सेपरेट नहीं है, मतलब क्या है? ये हर्माफ्रोडाइट है, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म दोनों गैमीट प्रोड्यूस करेगा, मेल एंड फीमेल गैमीट। फिर क्या है? फर्टिलाइजेशन इंटरनल एंड डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। फर्टिलाइजेशन क्या है? फर्टिलाइजेशन मतलब जो निषेचन है वो इंटरनल है, मतलब बॉडी के अंदर होता है, लेकिन इस टीनोफोरा में क्या था? इसमें एक्सटर्नल था, मतलब बॉडी के बाहर होता था, इसमें बॉडी के अंदर होता है। फिर क्या है? डेवलपमेंट इनडायरेक्ट,
मतलब जो विकास होता है, विकास कैसा होता है? इनडायरेक्ट, मतलब कि इसमें लार्वा स्टेज पाई जाती है। क्या पाई जाती है? लार्वा स्टेज, याद रखेंगे। फिर क्या है इसके एग्जाम्पल क्या है? टीनिया, इसको टैप वॉर्म भी बोलते हैं, टीनिया या फिर टैप वॉर्म। फिर क्या है? फेसियोला, इसको लिवर फ्लूक बोलते हैं। क्या है? फेसियोला, लिवर फ्लूक। और हम पहले पढ़ चुके हैं कि प्लेटीहेल्मिन्थीज में प्लेनेरिया होता है, उसमें क्या होता है? हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है, पुनर्उद्भवन की बहुत ज़्यादा इनमें क्षमता होती है। किसमें? प्लेनेरिया में। रीजनरेशन को बोलते हैं पुनर्उद्भवन। तो फ्रेंड्स ये तो हो गए हमारे आज के 4 फाइलम्स। इसके आगे का क्या बचे? इसके आगे हमारे 7 फाइलम्स और बचे हैं। उन फाइलम्स को अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये लेक्चर पूरा हुआ। आप इनके एग्जाम्पल के डायग्राम्स भी साथ में एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, उसको अच्छे से देखिएगा और एक बार एनसीईआरटी का इनको अच्छे से नोट करने के बाद एनसीईआरटी का रिविज़न एक बार जरूर कीजिएगा, जिससे कि कोई से नए पॉइंट, कोई नए एग्जाम्पल जो मिले तो आप उनको नोट्स में लिख लीजिए, और अगर पेपर में कोई एग्जाम्पल आए तो आपसे छूटे ना। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा आज का लेक्चर पूरा हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।